गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दरअसल तो कल जूम क्लास ली थी आप लोगों की, कनेक्टिविटी जा भी रही थी, लेकिन फिर भी हमने नंद किशोर आचार्य की 3 कविताओं को पढ़ा था। हमारे सिलेबस में बीए फाइनल में फर्स्ट पेपर में 2 किताबें चलती हैं। एक आधुनिक काव्य संकलन जिसमें कविताएं हैं, 15 कवियों की कविताएं हैं, एक कवि की, किसी की 3, किसी की 4 ऐसे कविताएं चलती है। तो हमें कम से कम लगभग 45 कविताएं पढ़नी है, जिसमें से हम कुछ कविताएं पढ़ चुके हैं, उनके प्रश्नोत्तर भी कर चुके हैं। आज पिछले जो हमारे काम पर हम चल रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आचार्य नंद किशोर पर बात करूँगी। नंद किशोर आचार्य का जन्म 1945 ईस्वी में हुआ था। सौभाग्य है कि वो अभी लिख रहे हैं, हम उनके लेखन से लाभान्वित हो पा रहे हैं। और वैसे लेखन कालजयी चीज़ है, रचनाएं हमेशा रहती है। आज प्रेमचंद हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कहानियाँ, उनके उपन्यास पीढ़ियों तक हमारे साथ रहेंगे। एक बहुत ज़बरदस्त लाइन इस मामले में मुझे याद आ गई। प्रेमचंद ने लिखा था, अश्लील पुस्तकों के लेखक अपनी कब्रों से भी भावी पीढ़ियों की हत्या करेंगे। यानी कोई घटिया बात मैं तुम्हें कह दूं तो थोड़ी देर बाद में भूल जाओगे, नहीं भूलोगे तो तुम्हारे साथ चली जाएगी। लेकिन मैं कोई घटिया बात लिख कर मर जाऊं, वो छप जाए, तो वो तो बहुत से लोगों तक पहुंचती रहेगी। यानी अपनी कब्र से भी मैं आने वाली पीढ़ियों को मारती रहूँगी। हत्या करना का मतलब संस्कार खत्म कर देना, उसका चारित्रिक पतन कर देना, या उसको महिलाओं के खिलाफ, पुरुषों के खिलाफ, समाज के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ तैयार कर देना, किसी भी रूप में कह लीजिए। पोर्न देखना, पोर्न को इस रूप में उन्होंने वहाँ पर परिभाषित किया है। तो इसी रूप में मैं कहूँ तो अभी हमारे साथ नंद किशोर आचार्य हैं। इनके जीवन परिचय पर मैं आपसे हर बार बात कर चुकी हूँ, आज मैं उस पर और बात नहीं करूँगी। हमारी जो ये किताब है इसमें नंद किशोर आचार्य की 5 कविताएं हैं। कहीं भी समतल नहीं है शहर, कुछ भी तो नहीं, पहला शब्द हो जैसे, किसे निवेदित, झरे नहीं तो क्या। इसमें से मैंने कहीं भी समतल नहीं है शहर पर अपना वीडियो डाला था। कुछ भी तो नहीं, इस पर भी मैंने वीडियो डाल दिया। छोटी छोटी कविताएं हैं, लेकिन है बहुत संप्रेषणीय, है बहुत गहरी, है बहुत संवेदना से भरी हुई, हमें झिंझोड़ती भी है, हमें कोंचती भी है इनकी कविताएं। खासियत है ये नंद किशोर आचार्य की कविताओं की, छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से हमें अपने भीतर झांकने का मौका दिया है और समाज को पैनी नज़र से देखने का मौका दिया है। और अगर मैं बोलूँ तो जो अस्तित्ववादी दर्शन है वो इनकी कविताओं में खूब उभर कर आया है। चौथे सप्तक के महत्वपूर्ण कवि थे। 1979 में चौथा सप्तक आया था। गे के संपादकत्व में कुल 4 सप्तक आए थे, उसमें से चौथे सप्तक के ये महत्वपूर्ण कवि हैं। पहला शब्द हो जैसे, मैं एक दिन में 3 कविताएं नहीं पढ़ाऊंगी। छोटा बने या बड़ा बने वीडियो, आपको हर बार मैं एक कविता दूंगी। एक ही कविता पर हम लोग एक दिन में बात करेंगे, ताकि आपस में आपके कविताएं गड्ढमड्ढ न हो। आपके विचार, आपकी जो गद्यांश को लेकर के सोच है, जो उसकी व्याख्या है, वह प्रभावित होगी अगर मैं एक दिन में अलग अलग कविताओं की व्याख्या करवाऊंगी। तो आज हमारी कविता है पहला शब्द हो जैसे। छोटी सी कविता है, पहले मैं इसको पढ़ूंगी, एक से अधिक बार मैं इस कविता को पढ़ जाऊंगी क्योंकि कम पड़ेगा उसका, उसी तरीके से उसकी व्याख्या हम करेंगे। तुम्हारी आवाज़ ढल जाती है चेहरे में मेरे ऐसे, वह पहला शब्द हो जैसे, जिसका रूप है यह कायनात सारी। वो छोटी सी कविता है, लेकिन किसी की आवाज़ को कवि ने कहाँ पहुँचा दिया है, कहाँ किस जगह से तुलना की है, वो दिल को छू जाने वाली बात है। तुम्हारी आवाज़ ढल जाती है चेहरे में मेरे ऐसे, वह पहला शब्द हो जैसे, जिसका रूप है कायनात सारी। हम प्रसाधन सामग्री लगाते हैं,
और जैसी प्रसाधन सामग्री लगाते हैं उसकी दमक हमारे चेहरे पे वैसी ही आती है। काजल लगाने से आँखों का सौंदर्य बढ़ता बताते हैं। भाई काले रंग की एक आभा तो आती है ना काजल से। और इसी तरीके से फाउंडेशन है, एक तो पिंक कलर का आता है गाल पे लगाने का, रोज या रूज वट एवर आई डोंट नो, लेकिन इन सब चीज़ों को लगाने से, या जो मस्कारा है, आई शेडो है, लिप लाइनर है, लिप ग्लॉस है, लिपस्टिक है, ये सब चीज़ें लगाने से बिना शक और चेहरे की रंगत बदलती है, बहुत लोगों को बहुत आकृष्ट करती हैं। यहाँ पर कभी ने किसी की आवाज़ को वो समस्त प्रसाधन सामग्रियों से ऊपर बताया है कि तुम्हारी आवाज़ ऐसी है कि तुम्हारे शब्दों से मेरे चेहरे पे रौनक आती है, तुम्हारे शब्दों से मेरे चेहरे पे मुस्कान आती है, तुम्हारे शब्दों से मेरी आंखों में नमी आती है, तुम्हारे शब्दों से मुझे क्रोध आ सकता है। यानी किसी की आवाज़ का प्रभाव, किसी की आवाज़ का असर देखिए कि सारी दुनिया कुछ भी कहते फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस एक के कहने से आ जाती है मुंह पे रौनक। गालिब याद आ गए, किसी के आ जाने से आ जाती है मुंह पे रौनक, और वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। यहाँ पर किसी ने आपसे बात कर ली, अपनी आवाज़ सुना दी और आपके चेहरे पे स्माइल आ गई, और वो जो शब्द है वो संसार का आदि शब्द बना दिया उन्होंने। साहित्य में शब्द को ब्रह्म समझा गया है, साहित्य में वेदों को आदि ग्रंथ समझा गया है, साहित्य में अक्षर को ईश्वर तुल्य समझा गया है। अक्षर का मतलब जो कभी नष्ट नहीं हो, अ जोड़ क्षर, ईश्वर का पर्यायवाची है। वहाँ उन्होंने अपनी प्रेयसी की आवाज़ की तुलना की है कि वह संसार की आदिम शक्ति है, आदिम अनुभूति है, और उसके द्वारा प्रतिबिंबित होता है सारा संसार। जैसे कैमरे से हम फोटो लेते हैं तो बाकी सारी चीज़ें भी दिखती है जो हम देखना चाहते हैं उसके अलावा। जैसे हम घर में पोछा लगा देते हैं तो अब हमें फर्श चमकता दिखता है, ठीक उसी प्रकार प्रेमिका के शब्द न सिर्फ उनके चेहरे के भाव बदलते हैं बल्कि उनको कायनात भी उसी के जरिए नजर आती है। गालिब की बात करते करते जगजीत की गाई हुई एक गज़ल की पंक्ति याद आ गई, मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है, मेरा जितना चर्चा है सब उसका है। यहाँ वही बात कह दी कि मेरे चेहरे में खुद में कोई खास बात नहीं है, तुम्हारी आवाज़ मेरे चेहरे में वो सांचा बनकर उतरती है जिसमें मैं नए रूप में ढल जाता हूँ, और मुझे फिर उसी के तरह से दुनिया नज़र आती है, कभी खुशनुमा तो कभी दुखद, लेकिन भूमिका सारी तुम्हारी आवाज़ की है। मैं तुम्हारी आवाज़ से परे नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आवाज़ के बिना कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारी आवाज़ ढल जाती है चेहरे में मेरे ऐसे, वह पहला शब्द हो जैसे जिसका रूप है यह कायनात सारी। यानी यह पूरी कायनात और कुछ नहीं है, तुम्हारी आवाज़ से मेरे चेहरे पे आया हुआ असर है। समझ रहे हैं? नंद किशोर आचार्य का कवि मन क्या कह रहा है? प्रेम की सूक्ष्मता, प्रेम की तरलता, प्रेम की वायवीयता पूरी भव्यता के साथ यहाँ प्रस्फुटित हुई है। वायवीयता का मतलब हमें दिखाई नहीं देती ये चीज़ें, महसूस होती हैं। हर चीज़ वही सच हो जो दिखाई दे तो फिर हम एहसास शब्द को भूल जाएं। बहुत सी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, महसूस होती हैं। आवाज़ को अगर देखा जा सकता तो मैं तुम्हारी आवाज़ को ताजमहल कहता, कभी मैंने लिखा था। बिल्कुल सही बात है, दिखाई नहीं देती आवाज़, लेकिन हमें दुनिया दिखाने के लिए काफ़ी होती है। हमें, हालांकि कभी ने ये नहीं कहा, लेकिन मैं ये कहूँगी कि दुनिया की तरफ से आंखें मूंदने के लिए भी काफ़ी होती है। वो जो ज़रा तकल्लुफ से बात करे
तो हम दुपट्टे भिगो लेते हैं। वो जो जरा तमन्नाओं की बात करे, उमंगों की बात करे, तो हम कह लगा लेते हैं। और हमारे जो मनोभाव है दुनिया में वैसे ही दिखती है। हमने काला चश्मा लगाया तो चारों तरफ काला काला सब दिखेगा, लाल चश्मा लगाएंगे तो सब कुछ लाल लाल दिखेगा। मैं बहुत छोटी थी तो मुझे चश्मों का बहुत शौक था। मेला लगता हमारे गांव में तो मैं मेला देखने जाती तो मैं कुछ खाती ना पीती, मैं सबसे पहले चश्मा खरीदती। 1 रुपये का 2 रुपये का जो रंगीन चश्मा आता, कई खरीद रखे थे मैंने। और फिर मैं वो चश्मा लगा के देखती हूँ, तेरी दीवार तो लाल दिख रही है, उतरी काली काली दिख रही है। हरे काले नीले कई तरह के चश्मे थे। तो जैसा हमारा चश्मा होगा वैसा हमें, जैसे रंग का चश्मा होगा वैसे दुनिया दिखेगी। तो कवि की आंखों पे अपनी प्रेयसी के आवाज का चश्मा लगा होता है और उस आवाज से उनके चेहरे पे रौनक आती है और उसी रौनक से उनको दुनिया दिखाई देती है। तो देखिए, सृष्टि का पर्याय बना दिया आवाज को, वेदों के समकक्ष पहुंचा दिया आवाज को। इससे ज्यादा पवित्र, इससे ज्यादा बड़ा उपमान और क्या देंगे हम अपने प्रिय पात्र की आवाज को। इसलिए यह कविता प्रेम के सूक्ष्म रूप को, वायवीय रूप को अनुभूति के धरातल पर प्रस्तुत करती है। अपनी प्रभावान्विति को स्पष्ट करने में यह कविता पूरी तरह सफल है। इस कविता की व्याख्या आ जाए तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश नई कविता के महत्वपूर्ण कवि नंदकिशोर आचार्य की कविता पहला शब्द हो जैसे से उद्धृत है। बल्कि पद्यांश नहीं आएगा, संपूर्ण कविता आएगी, छोटी सी तो कविता है। प्रस्तुत कविता नंदकिशोर आचार्य द्वारा रचित है। अब कविता हमें लिखी हुई मिलेगी। तुम्हारी आवाज ढल जाती है चेहरे में मेरे ऐसे, वह पहला शब्द हो जैसे, जिसका रूप है यह कायनात सारी। व्याख्या वही करेंगे जो अभी अभी मैंने बताया। कवि के लिए प्रेयसी की आवाज न सिर्फ कर्णप्रिय है बल्कि उसके अस्तित्व के लिए अत्यावश्यक है, असेंशियल और वाइटल पार्ट ऑफ हिज लाइफ, हिज लिविंग। उसके जिंदा रहने का सबूत, उसके जीवित रहने की शर्त है उसकी आवाज। इस कविता में ये हमें बताना है। व्याख्या वही करवा ही रही हूं। अब विशेष के 4 पॉइंट होते हैं। पहले में यही लिखेंगे, किसी की आवाज किसी के लिए किस कदर खुशनुमा हो सकती है। इस कविता में कवि ने इस पर प्रकाश डाला है। दूसरा पॉइंट, कवि ने अपनी प्रेयसी की आवाज को अपने चेहरे के तमाम भावों के लिए उत्तरदायी माना है और सृष्टि का प्रारंभिक चरण माना है। भाषा बिंब से भरी हुई है। भाषा चाक्षुष बिंब से युक्त है और शैली आंतरिक अनुभूतियों से भरी हुई मार्मिक शैली है, संवेदनात्मक शैली है। इस प्रकार से हमारी एक ये छोटी सी कविता आज हमने पढ़ी। मैं पंखा जब चलता है तो ऐसी सुमधुर ध्वनि के साथ चलता है। इस आवाज़ को इग्नोर किया जाए, अचानक चल गया ये। आप लोग इस कविता को बार बार सुनिएगा तो 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर तैयार है, 8 नंबर की व्याख्या का उत्तर तैयार है, 2 नंबर के प्रश्न का उत्तर तैयार है। 2 नंबर का तो यह आएगा, पहला शब्द हो जैसे किसकी कविता है, तो पहला शब्द हो जैसे नंदकिशोर आचार्य की कविता है। व्याख्या 8 नंबर की आएगी तो जो मैंने बताया वही करना है। इस कविता के भाव सौंदर्य पर अपने विचार व्यक्त करें, या पहला शब्द हो जैसे कविता की सौंदर्यानुभूति अपने शब्दों में चित्रित करें, तो तमाम वो बातें जो मैंने बताई है 400 शब्दों में आराम से हम लिख सकते हैं। और थोड़ा बढ़ा देंगे
इंसान बड़ा बातूनी होता है। हमारी ये कला होती है एक बात को 4 बातों में बना के घुमा के बताना, तो हम उतना उसको ले जाएंगे, प्रेम की अनुभूति तक, आवाज़ की विशालता तक। दूसरे कवियों की इस तरीके की समकक्ष पंक्तियाँ, इससे मिलती जुलती पंक्तियाँ, वो हमारे काम की होती है, वो हमारे सिलेबस की होती है। उनको मैं यूँ ही नहीं बताती हूँ तुम्हारे सामने, हमें काम में लेनी है। किसी गज़ल की लाइन हो, किसी शेर की लाइन हो, या कोई मशहूर पंक्ति हमारे काव्य में, किताब में चलती हो, तो विशेष का वो एक विशेष पहलू है। विशेष जो हमें लिखना है, विशेष जो यूज कर लूँ शब्द में, वो एक पॉइंट है 4 नंबर का व्याख्या में, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष। और उस विशेष में हमें 4 बातें लिखनी होती है। उसमें हम आराम से पहले दूसरे पॉइंट में ऐड कर सकते हैं कि इसके जैसी दूसरी पंक्तियाँ कौन सी है। तो आज मुझे जैसा महसूस हो रहा है कि काम पूरा हो गया इस कविता को लेके। अब हम अगली कविता पर अगले वीडियो में मिलेंगे। आज इतना ही। हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दरअसल तो कल जूम क्लास ली थी आप लोगों की, कनेक्टिविटी जा भी रही थी, लेकिन फिर भी हमने नंद किशोर आचार्य की 3 कविताओं को पढ़ा था। हमारे सिलेबस में बीए फाइनल में फर्स्ट पेपर में 2 किताबें चलती हैं। एक आधुनिक काव्य संकलन जिसमें कविताएं हैं, 15 कवियों की कविताएं हैं, एक कवि की, किसी की 3, किसी की 4 ऐसे कविताएं चलती है। तो हमें कम से कम लगभग 45 कविताएं पढ़नी है, जिसमें से हम कुछ कविताएं पढ़ चुके हैं, उनके प्रश्नोत्तर भी कर चुके हैं। आज पिछले जो हमारे काम पर हम चल रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आचार्य नंद किशोर पर बात करूँगी। नंद किशोर आचार्य का जन्म 1945 ईस्वी में हुआ था। सौभाग्य है कि वो अभी लिख रहे हैं, हम उनके लेखन से लाभान्वित हो पा रहे हैं। और वैसे लेखन कालजयी चीज़ है, रचनाएं हमेशा रहती है। आज प्रेमचंद हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कहानियाँ, उनके उपन्यास पीढ़ियों तक हमारे साथ रहेंगे। एक बहुत ज़बरदस्त लाइन इस मामले में मुझे याद आ गई। प्रेमचंद ने लिखा था, अश्लील पुस्तकों के लेखक अपनी कब्रों से भी भावी पीढ़ियों की हत्या करेंगे। यानी कोई घटिया बात मैं तुम्हें कह दूं तो थोड़ी देर बाद में भूल जाओगे, नहीं भूलोगे तो तुम्हारे साथ चली जाएगी। लेकिन मैं कोई घटिया बात लिख कर मर जाऊं, वो छप जाए, तो वो तो बहुत से लोगों तक पहुंचती रहेगी। यानी अपनी कब्र से भी मैं आने वाली पीढ़ियों को मारती रहूंगी। हत्या करना का मतलब संस्कार खत्म कर देना, उसका चारित्रिक पतन कर देना, या उसको महिलाओं के खिलाफ, पुरुषों के खिलाफ, समाज के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ तैयार कर देना, किसी भी रूप में कह लीजिए। पोर्न देखना, पोर्न को इस रूप में उन्होंने वहाँ पर परिभाषित किया है। तो इसी रूप में मैं कहूँ तो अभी हमारे साथ नंद किशोर आचार्य हैं। इनके जीवन परिचय पर मैं आपसे हर बार बात कर चुकी हूँ, आज मैं उस पर और बात नहीं करूँगी। हमारी जो ये किताब है, इसमें नंद किशोर आचार्य की 5 कविताएं हैं। कहीं भी समतल नहीं है शहर, कुछ भी तो नहीं, पहला शब्द हो जैसे, किसे निवेदित, झरे नहीं तो क्या। इसमें से मैंने कहीं भी समतल नहीं है शहर पर अपना वीडियो डाला था। कुछ भी तो नहीं, इस पर भी मैंने वीडियो डाल दिया। छोटी छोटी कविताएं हैं, लेकिन है बहुत संप्रेषणीय, है बहुत गहरी, है बहुत संवेदना से भरी हुई। हमें झिंझोड़ती भी है, हमें कोंचती भी है इनकी कविताएं। खासियत है ये नंद किशोर आचार्य की कविताओं की, छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से हमें अपने भीतर झांकने का मौका दिया है और समाज को पैनी नज़र से देखने का मौका दिया है। और अगर मैं बोलूँ तो जो अस्तित्ववादी दर्शन है वो इनकी कविताओं में खूब उभर कर आया है। चौथे सप्तक के महत्वपूर्ण कवि थे। 1979 में चौथा सप्तक आया था। गे के संपादकत्व में कुल 4 सप्तक आए थे, उसमें से चौथे सप्तक के ये महत्वपूर्ण कवि हैं। पहला शब्द हो जैसे, मैं एक दिन में 3 कविताएं नहीं पढ़ाऊंगी। छोटा बने या बड़ा बने वीडियो, आपको हर बार मैं एक कविता दूंगी। एक ही कविता पर हम लोग एक दिन में बात करेंगे, ताकि आपस में आपके कविताएं गड्ढमड्ढ न हो।
आपके विचार, आपकी जो गद्यांश को लेकर के सोच है, जो उसकी व्याख्या है, वह प्रभावित होगी अगर मैं एक दिन में अलग अलग कविताओं की व्याख्या करवाऊंगी। तो आज हमारी कविता पहला शब्द हो जैसे, छोटी सी कविता है, पहले मैं इसको पढ़ूंगी, एक से अधिक बार मैं इस कविता को पढ़ जाऊंगी क्योंकि कम पड़ेगा उसका, उसी तरीके से उसकी व्याख्या हम करेंगे। तुम्हारी आवाज ढल जाती है चेहरे में मेरे ऐसे, वह पहला शब्द हो जैसे, जिसका रूप है यह कायनात सारी। वो छोटी सी कविता है, लेकिन किसी की आवाज को कवि ने कहाँ पहुंचा दिया है, कहाँ किस जगह से तुलना की है, वो दिल को छू जाने वाली बात है। तुम्हारी आवाज ढल जाती है चेहरे में मेरे ऐसे, वह पहला शब्द हो जैसे, जिसका रूप है यह कायनात सारी। हम प्रसाधन सामग्री लगाते हैं और जैसी प्रसाधन सामग्री लगाते हैं उसकी दमक हमारे चेहरे पे वैसी ही आती है। काजल लगाने से आंखों का सौंदर्य बढ़ता बताते हैं भाई, काले रंग की एक आभा तो आती है ना काजल से। और इसी तरीके से फाउंडेशन है, एक तो पिंक कलर का आता है गाल पे लगाने का, रोज या रूज वट एवर आई डोंट नो, लेकिन इन सब चीज़ों को लगाने से, या जो मस्कारा है, आई शेडो है, लिप लाइनर है, लिप ग्लॉस है, लिपस्टिक है, ये सब चीज़ें लगाने से बिना शक और चेहरे की रंगत बदलती है, बहुत लोगों को बहुत आकृष्ट करती है। यहाँ पर कवि ने किसी की आवाज को वो समस्त प्रसाधन सामग्रियों से ऊपर बताया है कि तुम्हारी आवाज ऐसी है कि तुम्हारे शब्दों से मेरे चेहरे पे रौनक आती है, तुम्हारे शब्दों से मेरे चेहरे पे मुस्कान आती है, तुम्हारे शब्दों से मेरी आंखों में नमी आती है, तुम्हारे शब्दों से मुझे क्रोध आ सकता है। यानी किसी की आवाज का प्रभाव, किसी की आवाज का असर देखिए कि सारी दुनिया कुछ भी कहते फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस एक के कहने से आ जाती है मुंह पे रौनक। गालिब याद आ गए, किसी के आ जाने से आ जाती है मुंह पे रौनक और वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। यहाँ पर किसी ने आपसे बात कर ली, अपनी आवाज सुना दी और आपके चेहरे पे स्माइल आ गई, और वो जो शब्द है वो संसार का आदि शब्द बना दिया उन्होंने। साहित्य में शब्द को ब्रह्म समझा गया है, साहित्य में वेदों को आदि ग्रंथ समझा गया है, साहित्य में अक्षर को ईश्वर तुल्य समझा गया है। अक्षर का मतलब जो कभी नष्ट नहीं हो, अ जोड़ क्षर, ईश्वर का पर्यायवाची है। वहां उन्होंने अपनी प्रेयसी की आवाज की तुलना की है कि वह संसार की आदिम शक्ति है, आदिम अनुभूति है, और उसके द्वारा प्रतिबिंबित होता है सारा संसार। जैसे कैमरे से हम फोटो लेते हैं तो बाकी सारी चीजें भी दिखती है जो हम देखना चाहते हैं उसके अलावा। जैसे हम घर में पोछा लगा देते हैं तो अब हमें फर्श चमकता दिखता है, ठीक उसी प्रकार प्रेमिका के शब्द न सिर्फ उनके चेहरे के भाव बदलते हैं बल्कि उनको कायनात भी उसी के जरिए नजर आती है। गालिब की बात करते करते जगजीत की गाई हुई एक गजल की पंक्ति याद आ गई, मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है, मेरा जितना चर्चा है सब उसका है। यहाँ वही बात कह दी कि मेरे चेहरे में खुद में कोई खास बात नहीं है, तुम्हारी आवाज मेरे चेहरे में वो सांचा बनकर उतरती है जिसमें मैं नए रूप में ढल जाता हूँ, और मुझे फिर उसी के तरह से दुनिया नजर आती है, कभी खुशनुमा तो कभी दुखद, लेकिन भूमिका सारी तुम्हारी आवाज की है। मैं तुम्हारी आवाज से परे नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आवाज के बिना कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारी आवाज ढल जाती है चेहरे में मेरे ऐसे, वह पहला शब्द हो जैसे, जिसका रूप है यह कायनात सारी। यानी यह पूरी कायनात और कुछ नहीं है, तुम्हारी आवाज से मेरे चेहरे पे आया हुआ असर है। समझ रहे हैं? नंद किशोर आचार्य का कवि मन
क्या कह रहा है? प्रेम की सूक्ष्मता, प्रेम की तरलता, प्रेम की वायवीयता पूरी भव्यता के साथ यहाँ प्रस्फुटित हुई है। वायवीयता का मतलब हमें दिखाई नहीं देती, ये चीजें महसूस होती हैं। हर चीज वही सच हो जो दिखाई दे, तो फिर हम एहसास शब्द को भूल जाएं। बहुत सी चीजें हमें दिखाई नहीं देती, महसूस होती हैं। आवाज को अगर देखा जा सकता तो मैं तुम्हारी आवाज को ताजमहल कहता, कभी मैंने लिखा था। बिल्कुल सही बात है, दिखाई नहीं देती आवाज, लेकिन हमें दुनिया दिखाने के लिए काफी होती है। हमें, हालांकि कभी ने ये नहीं कहा, लेकिन मैं ये कहूंगी कि दुनिया की तरफ से आंखें मूंदने के लिए भी काफी होती है। वो जो जरा तकल्लुफ से बात करे तो हम दुपट्टे भिगो लेते हैं। वो जो जरा तमन्नाओं की बात करे, उमंगों की बात करे, तो हम कह लगा लेते हैं। और हमारे जो मनोभाव है दुनिया में वैसे ही दिखती है। हमने काला चश्मा लगाया तो चारों तरफ काला काला सब दिखेगा, लाल चश्मा लगाएंगे तो सब कुछ लाल लाल दिखेगा। मैं बहुत छोटी थी तो मुझे चश्मों का बहुत शौक था। मेला लगता हमारे गांव में, तो मैं मेला देखने जाती तो मैं कुछ खाती ना पीती, मैं सबसे पहले चश्मा खरीदती। 1 रुपये का, 2 रुपये का जो रंगीन चश्मा आता, कई खरीद रखे थे मैंने। और फिर मैं वो चश्मा लगा के देखती हूँ, तेरी दीवार तो लाल दिख रही है, उतरी काली काली दिख रही है। हरे, काले, नीले, कई तरह के चश्मे थे। तो जैसा हमारा चश्मा होगा वैसा हमें, जैसे रंग का चश्मा होगा वैसे दुनिया दिखेगी। तो कभी की आंखों पे अपनी प्रेयसी के आवाज का चश्मा लगा होता है, और उस आवाज से उनके चेहरे पे रौनक आती है, और उसी रौनक से उनको दुनिया दिखाई देती है। तो देखिए, सृष्टि का पर्याय बना दिया आवाज को, वेदों के समकक्ष पहुंचा दिया आवाज को। इससे ज्यादा पवित्र, इससे ज्यादा बड़ा उपमान और क्या देंगे हम अपने प्रिय पात्र की आवाज को। इसलिए यह कविता प्रेम के सूक्ष्म रूप को, वायवीय रूप को अनुभूति के धरातल पर प्रस्तुत करती है। अपनी प्रभावान्विति को स्पष्ट करने में यह कविता पूरी तरह सफल है। इस कविता की व्याख्या आ जाए तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश नई कविता के महत्वपूर्ण कवि नंदकिशोर आचार्य की कविता पहला शब्द हो जैसे से उद्धृत है। बल्कि पद्यांश नहीं आएगा, संपूर्ण कविता आएगी, छोटी सी तो कविता है। प्रस्तुत कविता नंदकिशोर आचार्य द्वारा रचित है। अब कविता हमें लिखी हुई मिलेगी। तुम्हारी आवाज ढल जाती है चेहरे में मेरे ऐसे, वह पहला शब्द हो जैसे, जिसका रूप है यह कायनात सारी। व्याख्या वही करेंगे जो अभी अभी मैंने बताया। कवि के लिए प्रेयसी की आवाज न सिर्फ कर्णप्रिय है, बल्कि उसके अस्तित्व के लिए अत्यावश्यक है। असेंशियल और वाइटल पार्ट ऑफ हिज लाइफ, हिज लिविंग। उसके जिंदा रहने का सबूत, उसके जीवित रहने की शर्त है उसकी आवाज। इस कविता में ये हमें बताना है। व्याख्या वही करवा ही रही हूं। अब विशेष के 4 पॉइंट होते हैं। पहले में यही लिखेंगे, किसी की आवाज किसी के लिए किस कदर खुशनुमा हो सकती है, इस कविता में कवि ने इस पर प्रकाश डाला है। दूसरा पॉइंट, कवि ने अपनी प्रेयसी की आवाज को अपने चेहरे के तमाम भावों के लिए उत्तरदायी माना है और सृष्टि का प्रारंभिक चरण माना है। भाषा बिंब से भरी हुई है। भाषा चाक्षुष बिंब से युक्त है और शैली
आंतरिक अनुभूतियों से भरी हुई मार्मिक शैली है, संवेदनात्मक शैली है। इस प्रकार से हमारी एक ये छोटी सी कविता आज हमने पढ़ी। मैं पंखा जब चलता है तो ऐसी सुमधुर ध्वनि के साथ चलता है। इस आवाज़ को इग्नोर किया जाए। अचानक चल गया ये। आप लोग इस कविता को बार बार सुनिएगा तो 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर तैयार है, 8 नंबर की व्याख्या का उत्तर तैयार है, 2 नंबर के प्रश्न का उत्तर तैयार है। 2 नंबर का तो यह आएगा, पहला शब्द हो जैसे किसकी कविता है, तो पहला शब्द हो जैसे नंदकिशोराचार्य की कविता है। व्याख्या 8 नंबर की आएगी, तो जो मैंने बताया वही करना है। इस कविता के भाव सौंदर्य पर अपने विचार व्यक्त करें, या पहला शब्द हो जैसे कविता की सौंदर्यानुभूति अपने शब्दों में चित्रित करें, तो तमाम वो बातें जो मैंने बताई है 400 शब्दों में आराम से हम लिख सकते हैं। और थोड़ा बढ़ा देंगे, इंसान बड़ा बातूनी होता है, हमारी ये कला होती है एक बात को 4 बातों में बना के घुमा के बताना, तो हम उतना उसको ले जाएंगे, प्रेम की अनुभूति तक, आवाज़ की विशालता तक। दूसरे कवियों की इस तरीके की समकक्ष पंक्तियाँ, इससे मिलती जुलती पंक्तियाँ, वो हमारे काम की होती है, वो हमारे सिलेबस की होती है। उनको मैं यूं ही नहीं बताती हूँ तुम्हारे सामने, हमें काम में लेनी है। किसी गज़ल की लाइन हो, किसी शेर की लाइन हो, या कोई मशहूर पंक्ति हमारे काव्य में किताब में चलती हो, तो विशेष का वो एक विशेष पहलू है। विशेष जो हमें लिखना है, विशेष जो यूज कर लूँ शब्द में, वो एक पॉइंट है 4 नंबर का व्याख्या में, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष। और उस विशेष में हमें 4 बातें लिखनी होती है। उसमें हम आराम से पहले दूसरे पॉइंट में ऐड कर सकते हैं कि इसके जैसी दूसरी पंक्तियाँ कौन सी। तो आज मुझे जैसा महसूस हो रहा है कि काम पूरा हो गया इस कविता को लेके। अब हम अगली कविता पर अगले वीडियो में मिलेंगे। आज इतना ही। हैव ए नाइस डे।